मुहिब्बे वतन कमांडोज की एक सनसनीखेज दास्तान जो दिफाई वतन के साथ साथ वादी कश्मीर को भारतीय दरिंदगी से बचाने के लिए पिछली 7 दहाइयों से मुसलसल दुश्मन के सीने पर मोंग दल रहे हैं। कहानी की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। इमरान ने सरगोशी में कहा, कहीं हम गलत रास्ते पर तो नहीं निकल आए। जिब्रान ने सरगोशी में ही जवाब दिया, मेरा ख्याल है हम सुरंगनुमा रास्ते के बिल्कुल मतवाजी चल रहे हैं। इमरान खामोश हो गया, जिब्रान भी खामोश था। दोनों बैठे बैठे बांस के मोटे तनों में से आगे देखने की कोशिश कर रहे थे। आगे अंधेरा ही अंधेरा था। इमरान ने सरगोशी की, प्रोजेक्ट पर 2-4 रोशनियां तो जरूर होनी चाहिए। जिब्रान सरगोशी में बोला, थोड़ा और चल कर देख लेते हैं। ठीक है, इमरान ने आहिस्ता से कहा। वो उठे और फिर आगे को चल पड़े। वो झुक कर कदम कदम बड़ी मुश्किल से चल रहे थे। हर कदम पर बांस की शाखें, उनके तने और जमीन से निकली हुई सख्त शाखें उनका रास्ता रोक रही थी, मगर वो चलते जा रहे थे। रात का अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन उनकी आंखें अंधेरे में देख लेती थी। कुछ दूर तक चलने के बाद बांस के दरख्तों का सिलसिला अचानक खत्म हो गया। वो बांस के झुंडों से बाहर निकल आए थे। आगे कदम झाड़ियां थी और दरख्त ही दरख्त थे जिनकी टहनियां नीचे तक झुकी हुई थी। झाड़ियों में गुजरने से आवाज पैदा होती थी। चुनाचे वो एक एक शाख को पकड़कर आहिस्ता से पीछे हटाते हुए चल रहे थे। एक जगह इमरान ने झाड़ियों की एक शाख को पीछे हटाया तो वो वहीं रुक गया। उसने जिब्रान के कंधे को दबाकर उसे उस तरफ दिखाया। कुछ फासले पर दरख्तों के तने के पीछे रोशनी टमटमा रही थी। इमरान ने सरगोशी में कहा, हम टारगेट के करीब आ गए हैं। जिब्रान ने कोई जवाब न दिया। वो दरख्तों के पीछे कुछ फासले पर टमटमाने वाली रोशनी के नुक्ते को देख रहा था। इमरान ने उसका कंधा दबाकर सरगोशी में कहा, मेरे पीछे पीछे आ जाओ। वो झाड़ियों में से निकले तो सामने ऊंचे ऊंचे दरख्तों के खाके अंधेरे में नजर आ रहे थे। इन दरख्तों के आगे खुली जगह सी थी जहां एक बांस के साथ बंधा हुआ बिजली का बल्ब जल रहा था। वो बैठकर जायजा लेने लगे। बिजली के बल्ब की रोशनी ज्यादा नहीं थी, सिर्फ इतनी ही थी कि आसपास के 3-4 कैबिन से नजर आ रहे थे। एक कैबिन के आगे 2-3 इंसानी साए से चल फिर रहे थे। ये सिक्योरिटी गार्ड थे जो वहां टहल कर पहरा दे रहे थे। दोनों कमांडो फौरन औंधे होकर लेट गए और कोहनियों के बल आहिस्ता आहिस्ता आगे को रेंगने लगे। 15-20 कदम रेंगने के बाद अचानक सामने एक दीवार सी आ गई। उन्होंने अंधेरे में उसे गौर से देखा। ये खारदार तारों वाली दीवार थी जो 8-9 फुट ऊंची थी। दोनों आहिस्ता आहिस्ता रेंगते हुए खारदार तारों वाली बाड़ के करीब हो गए। ये हरी दीवार थी और इसके कांटे इतने गुंजान थे कि इनमें से हाथ भी अंदर नहीं डाला जा सकता था। इमरान फौरन उल्टा रेंगता हुआ दीवार से 6-7 कदम पीछे हट गया। इसके बाद उसने कोहनियों के बल खारदार दीवार के साथ साथ मगरिब की तरफ रेंगना शुरू कर दिया। जिब्रान उसके पीछे पीछे रेंगता चला रहा था। आहिस्ता आहिस्ता सांप की तरह रेंगते हुए इमरान एक जगह रुक गया। उसने हाथ से जिब्रान को आगे आने का इशारा किया। जिब्रान कोहनियों के बाल रेंगता इमरान के पहलू में आ गया। इमरान ने सामने की तरफ इशारा किया। ये वो जगह थी जहां खुली जगह में बने हुए प्रोजेक्ट के 4-5 बारकनुमा कैबिनों या लकड़ी के कमरों की पिछली दीवारें लगती थी। इन कैबिनों की अकबी दीवार खारदार तारों वाली दीवार से 15-20 फुट के फासले पर थी। वहां कोई रोशनी नहीं थी। अंधेरे में आंखें खोले झाड़ियों और घास पर औंधे लेटे हुए दोनों कमांडो दोस्त प्रोजेक्ट के कमरों या बारकों की अकबी दीवारों को तक रहे थे। जिब्रान बिल्कुल नहीं समझ सका कि इमरान उसे वहां खास तौर पर क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, मगर वो अंधेरे में खारदार बाड़ को देख रहा था। अचानक बारकों के अकब में दीवारों के साथ रोशनी सी चमक कर बुझ गई। इमरान और जिब्रान मगरमच्छ की तरह तेजी से कोहनियां चलाते पीछे झाड़ियों में छुप गए। झाड़ियों के पीछे से वो गौर से देख रहे थे। बारकों की अकबी दीवारों के साथ फिर वही रोशनी चमकी। इस दफा रोशनी एक दायरे की शक्ल में घूमती हुई कभी ऊपर और कभी बारकों की अकबी दीवारों के नीचे आ जाती थी। ये बड़ी ताकतवर टार्च की रोशनी थी। इसके साथ ही भारी बूटों की दमक सुनाई देने लगी। फिर किसी आदमी ने अंग्रेजी में किसी दूसरे आदमी से कुछ कहा। इसके बाद टार्च की रोशनी का दायरा खारदार दीवार और बारक की अकबी दीवारों के दरमियान आगे बढ़ता करीब आने लगा। ये स्याह वर्दियों वाले पुलिस के 4 कमांडो थे जो गश्ती ड्यूटी पर थे। इमरान और जिब्रान वही झाड़ियों के अंधेरे में दुबक कर लेटे रहे। जब चारों गश्ती कमांडो उनके सामने से गुजरे तो इमरान ने अपना सांस रोक लिया। जिब्रान ने भी ऐसा ही किया। उनकी आंखें इन चारों गश्ती कमांडोज को अंधेरे में देखने की कोशिश कर रही थी। चारों गार्ड कमांडो ताकतवर टार्च की रोशनी सामने ऊपर नीचे और इर्द गिर्द डालते जब काफी आगे निकल गए तो इमरान ने सरगोशी में कहा, वापस चलो। दोनों घास पर औंधे पड़े हुए मगरमच्छ की तरह पीछे को घूमे और कोहनियों के बल पीछे को रेंगने लगे। इसी तरह रेंगते हुए वो उस जगह आ गए जहां से घनी झाड़ियों का सिलसिला शुरू हो जाता था। झाड़ियों में आकर उठे और झुक कर चलने लगे। झाड़ियां खत्म हुई तो बांसों के झुंड शुरू हो गए। वो इन झुंडों में से गुजर कर ही आए थे। एक एक कदम एहतियात के साथ उठाते आखिर वो बांस के झुंडों में से भी बाहर आ गए। वो अंधेरे में भी उन दरख्तों को पहचान रहे थे जिनके नीचे से गुजर कर वो खारदार तारों वाली दीवार की तरफ गए थे। इन दरख्तों के दरमियान उगी हुई झाड़ियों में से गुजरना मुश्किल नहीं था।
इन झाड़ियों की शाखों में वो लंबे लंबे कांटे नहीं थे जो बांस के दरख्तों में उनकी शाखों और तनों में से बाहर निकले होते हैं। यहाँ वो खड़े होकर चलने लगे। इमरान ने जबरान के कान के पास मुंह लाते हुए धीमी आवाज में कहा, हम बांस के सुरंगनुमा रास्ते के साथ साथ ही जा रहे हैं, फिक्र न करना। जवाब में जबरान ने सिर्फ अपना सर असबात में हिला दिया। इमरान का अंदाजा बिल्कुल सही था। वो उस मुकाम पर आ गए जहां से न्यूक्लियाई प्रोजेक्ट को जाने वाला सुरंगनुमा रास्ता शुरू होता था। यहाँ से वो वापस अपने मंदिर वाले बेस कैंप में जाने के लिए दुश्वार गुजार जंगल में दाखिल हो गए। जंगल में से वो बड़ी जल्दी गुजर गए। मंदिर वाली अपनी पनाहगाह में आकर वो कोठड़ी में अंधेरे में ही बैठ गए और इस मुशाहिदाती मुहिम में उन्होंने जो कुछ देखा था उस पर गुफ्तगू करने लगे। इमरान कहने लगा, अभी मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका कि हमें अपने मिशन की तकमील के लिए कौन से मंसूबे पर अमल करना होगा। जबरान बोला, किसी नतीजे पर तो मैं भी नहीं पहुंच सका, लेकिन हमें जो कुछ भी करना है जल्दी करना होगा। इस प्रोजेक्ट में पाकिस्तान दुश्मन न्यूक्लियर वारहेड रॉकेट की तैयारियों पर बड़ी तेजी से काम हो रहा है। अगर हमने देर कर दी तो ये हमारे मुल्क के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। इमरान ने कहा, मुझे हालात की संगीनी का एहसास है, इसलिए मैंने कल दिन के वक्त प्रोजेक्ट की सुराग रसानी का फैसला किया है। इसके बाद ही हम कोई प्लानिंग कर सकेंगे। जैसे तुम्हारी मर्जी, जबरान ने जवाब दिया। इसके बाद वो वहीं केले के पत्तों के फर्श पर लेट कर सो गए। सुबह उनकी दिन चढ़े आंख खुली। बाहर आसमान उसी तरह अबर आलूद था और लगता था कि किसी वक्त भी बारिश शुरू हो जाएगी। उन्होंने बारी बारी मंदिर की पनाहगाह से निकलकर तालाब पर जाकर मुंह हाथ धोया, पानी पिया और कोठड़ी में बैठकर कुछ बुने हुए चने खाए, नारियल तोड़कर उनका पानी पिया। कमांडो चाकू इमरान के पास ही था। ऑटोमेटिक पिस्तौल मार्कर टाइम बमों का डब्बा उन्होंने मंदिर के पीछे एक झाड़ी में छुपा दिया था। इमरान अकेला सुराग रसानी की मुहिम पर निकल गया। उसने जबरान को हिदायत कर दी कि वो कोठड़ी के अंदर बैठने की बजाय मंदिर के खंडर के बाहर किसी जगह छुप कर बैठ जाए और जिस वक्त तक वो वापस न आए वहीं बैठा रहे। दिन की रोशनी में भी जंगल की हैबत और सुकूत उसी तरह कायम था। दरख्तों पर परिंदे भी बोल बोल कर चुप हो चुके थे। रात के वक्त वो जिस रास्ते पर प्रोजेक्ट तक गया था अब उसी रास्ते पर जा रहा था। कमांडो चाकू उसने धोती में छुपा रखा था। उसके हाथ में सिर्फ लंबा बांस था। बालों को सर के ऊपर बांधे सांवली रंगत और घुटनों से ऊंची मैली सी धोती और पुरानी सदरी और गले के तावीज के साथ वो बिल्कुल जंगल में रहने वाला आदिवासी लग रहा था। किसी को शक नहीं पड़ सकता था कि वो आदिवासी जंगली नहीं है, बल्कि शहरों में रहने वाला पढ़ा लिखा और खतरनाक कमांडो है। इमरान बड़ी बेनियाजी से चल रहा था, लेकिन हकीकत में वो चारों तरफ से चौकस और चौकन्ना था। एक एक आहट पर उसके कान थे, एक एक दरख्त और झाड़ी पर उसकी नजर थी। वो जानता था कि ये रात नहीं बल्कि दिन का वक्त है और उसे किसी तरफ से भी देखा जा सकता है और वो एक हसास तरीन इलाके की तरफ जा रहा है। मंदिर से निकलकर वो घने जंगल में दाखिल हो चुका था। आगे बांस के दरख्तों के दरमियान बनी हुई सुरंग थी। रात की तरह वो दिन के वक्त भी उस सुरंगनुमा रास्ते से नहीं गुजरना चाहता था। वहां से वो मगरिब की तरफ 150 कदमों के फासले पर से आगे निकलना चाहता था। जंगल में रात की तरह खामोशी छाई हुई थी। कभी कभी किसी दरख्त पर से किसी परिंदे के ठक ठक करने की आवाज आ जाती थी। इसके बाद फिर वही हैबतनाक खामोशी छा जाती थी। अभी बांस के झुंडों वाला सुरंगनुमा रास्ता दूर था और इमरान स्याह तनों वाले दरख्तों के नीचे से गुजर रहा था कि अचानक उसकी छठी इसने बेदार होकर उसको खबरदार किया कि उसका ताक़ुब किया जा रहा है। इमरान ने एकदम पीछे मुड़कर देखने की बजाय अपनी रफ्तार आहिस्ता कर दी और फिर यह जाहिर करते हुए कि जैसे थक गया है एक दरख्त से टेक लगाकर बैठ गया। उसे मालूम था कि उसकी छठी इसने उसे गलत इतला नहीं दी। दूसरे ही लम्हे उसे अपने अकब में कदमों की आहट सुनाई दी। वो होशियार हो गया। उसने पहला काम यह किया कि बड़ी चालाकी और होशियारी के साथ अपनी धोती में छुपाया हुआ कमांडो चाकू निकाल कर उसे एक करीबी झाड़ी की तरफ फेंक दिया। चाकू झाड़ी के अंदर चला गया। उसे यकीन हो गया कि कोई इस तरफ आ रहा है। उसने अनपढ़ जंगली आदिवासियों वाली अदाकारी शुरू कर दी। एक टांग फैला दी, कभी हाथ से सर खुजाता, कभी सीना खुजाता और कभी अपनी पिंडली पर इस तरह जोर से हाथ मारता जैसे मच्छर मार रहा हो। इतना उसे मालूम था कि यहाँ से भागने का अब वक्त नहीं रहा। जो कोई भी उसका पीछा कर रहा था वो उसके सर पर पहुंच चुका था। यह इलाका ही ऐसा था कि किसी न किसी को उसका पीछा करना ही चाहिए था। उसका ख्याल था कि यह कोई एक पुलिस फोर्स का आदमी होगा, मगर अचानक दरख्त के अकब में से 2 पुलिस की कमांडो फोर्स के सिपाही उसके सामने आ खड़े हुए। दोनों काली स्याह वर्दियों में थे। दोनों के पास सब मशीन गन थी। दोनों सब मशीन गनों का रुख इमरान की तरफ था। उन्हें देखकर इमरान हाथ बांधकर जल्दी से खड़ा हो गया और गिड़गिड़ाते हुए बोला, महाराज मेरी हत्या ना करना, मुझे ना मारना, मैंने कुछ नहीं किया महाराज। दोनों पुलिस कमांडो उसका गहरी नजर से जायजा ले रहे थे। एक सिपाही आगे था, दूसरा 3 कदम पीछे एक तरफ हट कर खड़ा था। जो सिपाही आगे खड़ा था उसने रोबदार आवाज में पूछा, कौन हो तुम, यहाँ क्या कर रहे हो? इमरान ने रहम तलब अंदाज में बड़ी आजिजी से कहा, महाराज आदिवासी हूँ, खाड़ी के पार जंगल में कटाई का काम करता हूँ, रास्ता भूलकर इधर आ निकला हूँ। कमांडो सिपाही ने कहा, क्या नाम है तुम्हारा? शमुगा माई बाप, शमुगा मेरा नाम है महाराज। शिव जी का भगत हूँ, दूसरे गांव से मेहनत मजदूरी करने यहाँ आया हूँ महाराज।
सिपाही ने एक सेकंड खामोश रहने के बाद पूछा, तुम्हारे साथ और कौन है? इमरान बोला, महाराज मेरा बुढ़ा बापू मेरे साथ है जी। हम पीछे एक झोंपड़ी में रहते हैं महाराज। मेरा बुढ़ा बाप वहाँ रोटी वगैरह पकाता है। इमरान आखिर एक तजर्बाकार कमांडो था और इस किस्म के कई सिपाहियों को भुगत चुका था, दुश्मन की कैद में भी रह चुका था। उस पुलिस कमांडो फोर्स के सिपाही का अंदाज और उसका चेहरा बता रहा था कि उसे इमरान पर शक पड़ चुका है और वो उसे यूं ही नहीं छोड़ेगा। उसे आगे लगाकर अपने साथ किसी जगह पूछगछ के लिए ले जाएगा। चुनांचे उसने जानबूझकर अपने साथ रहने वाले बापू का जिक्र किया था कि वो अपने बापू के साथ जंगल में रहता है। दुश्मन की खुफिया पुलिस जब किसी जासूस को हिरासत में लेती है तो वो सबसे पहले ये मालूम करना चाहती है कि उस जासूस के साथी कहाँ कहाँ रूपोश हैं, ताकि इस पूरे गैंग को पकड़ा जा सके। चुनांचे उस पुलिस कमांडो ने भी इमरान से यही सवाल किया था कि तुम्हारे साथ और कौन है। इमरान ने जानबूझकर कसदन बताया था कि वो अकेला नहीं है। चुनांचे वो पुलिस कमांडो फोर्स का नाड़ी कमांडो उसके बिछाए हुए जाल में फंस गया और सब मशीन गन की नाली के मुंह से एक तरफ इशारा करके बोला, चलो हम तुम्हारे बापू से मिलेंगे। एक सिपाही इमरान के दाईं जानिब हो गया, एक उसकी बाईं जानिब हो गया और अपने अपने असलिहा की जद में लेकर उसके साथ साथ चलने लगे। इमरान को क्या करना है ये उसने पूरी तरह से सोच लिया था। वो हाथ ऊपर उठाए दोनों कमांडोज के आगे आगे चल रहा था। जंगल से निकलते ही इमरान राम जी के मंदिर की तरफ हो गया। कमांडो सिपाही ने गुस्सीली आवाज में पूछा, अरे इस तरफ कहाँ जा रहे हो? इस तरफ तो घाट है। इमरान ने कहा, महाराज वो सामने वाले राम जी के मंदिर में मेरा बापू रहता है। सिपाही ने सब मशीन गन की नाली इमरान की गर्दन से लगाते हुए कहा, भागने की कोशिश की तो उड़ा दूंगा। असल में ये दोनों सिपाही खुफिया प्रोजेक्ट की सिक्योरिटी पुलिस कमांडो फोर्स के सिपाही थे और जो सिपाही इमरान को ले जा रहा था उसे इमरान पर शक पड़ गया था कि ये आदिवासी नहीं है। इमरान इस दौरान राम जी के मंदिर के सामने आ गया था। उसने इसीलिए जबरान को कोठड़ी से बाहर निकलकर एक तरफ छुपकर बैठने की हिदायत की थी। अगर कोई इमरजेंसी पैदा हो गई तो वो दुश्मन को घेर कर यहाँ ले आएगा और जबरान इस पोजीशन में होगा कि पीछे से दुश्मन के सिपाही या जासूस पर वार करके उसे खत्म कर सके, क्योंकि यहाँ दुश्मन को जख्मी करने या उसे भगाने या उससे भागने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। इमरान और जबरान को मिशन को कामयाब बनाना था, हर हालत में कामयाब बनाना था और इस मकसद के लिए उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा रखी थी और रास्ते में आए हुए दुश्मन के किसी भी जासूस को किसी भी हालत में जिंदा नहीं छोड़ना था, मर जाना था या उसे मार डालना था। मंदिर के दरवाजे के आगे आते ही इमरान ने आवाज दी, अरे ओ बापू रे बापू, बाहर आयो रे, मेरी जान बचाइयो बाबू। इमरान की आवाज देने से पहले ही जबरान ने इमरान को देख लिया था कि वो हिरासत में है और इन्हें किसी तरकीब से वहां ले आया है और वो इन्हें वहां खत्म करना चाहता था। कमांडो जबरान ये भी जानता था। चुनांचे उसने मंदिर के दरवाजे की एक तरफ दरख्त की ओट में छुपकर बैठने से पहले मंदिर के पीछे वाली जाड़ी में जाकर अपना भरा हुआ ऑटोमेटिक पिस्तौल निकाल लिया था। उस वक्त भी पिस्तौल जिसके आगे साइलेंसर चढ़ा था कमांडो जबरान के हाथ में था और उसने सोच लिया था कि इन दोनों पुलिस के सिपाहियों को किस तरह हलाक करना है। जबरान को यह फिक्र नहीं थी कि पिस्तौल के फायर से जंगल में धमाका होगा जो उसके साथियों को खबरदार कर देगा। पिस्तौल के आगे साइलेंसर लगा था और इसमें से फायर के वक्त सिर्फ हल्की सी ठग की आवाज ही आती थी। जहां तक निशाना लगाने का सवाल था, जबरान कोई अनाड़ी और मामूली पुलिस का सिपाही नहीं था, वो एक तरबियत याफ्ता निशानाबाज भी था। वो दोनों पुलिस सिपाहियों की एक जानिब पहलू की तरफ था और दरमियान में ज्यादा से ज्यादा 30 फुट का फासला था। दोनों सिपाही जबरान के निशाने की जद में थे। इस दौरान इमरान ने दूसरी बार आवाज देकर कहा, बापू बापू बाहर आइयो, बापू कहाँ हो तुम रे। वो हकीकत में जबरान को आवाज दे रहा था कि तुमने इतनी देर क्यों लगा दी है, तुम दुश्मनों को शूट क्यों नहीं करते, किसका इंतजार कर रहे हो। जबरान को खुद भी एहसास था कि उसे देर नहीं लगानी चाहिए। अगर जरा सी भी देर हो गई तो बहुत मुमकिन था कि सिपाही इमरान को शूट कर देते। जबरान ने सबसे पहले अगले सिपाही का निशाना लिया जिसने इमरान की तरफ अपनी मशीन गन तान रखी थी और अब उसे गालियां देने लगा था। जबरान ने पहला फायर किया। गोली अगले सिपाही की खोपड़ी में एक तरफ से घुसकर उसके टुकड़े उड़ाती दूसरी तरफ निकल गई। वो कटे हुए दरख्त की तरह गिर पड़ा। इसके साथ ही जबरान ने दूसरे सिपाही पर फायर कर दिया, वो भी गिर गया। इतनी देर में कमांडो इमरान ने दोनों सिपाहियों की सब मशीन गनों पर कब्जा कर लिया। जबरान ने पूछा, ये दोनों कहां से तुम्हारे पीछे लगे थे। इमरान ने उसे सारी तफसील बताई। अब इन लाशों को ठिकाने लगाते हैं, हो सकता है पुलिस की दूसरी पार्टी इनकी तलाश में इस तरफ आ जाए। जबरान बोला, अभी इन्हें यहीं छुपा देते हैं, शाम को अंधेरा हो जाने के बाद इन्हें जेल में फेंक देंगे। उसी वक्त वो दोनों सिपाहियों की लाशों को घसीटते हुए मंदिर से दूर ले गए, उन्हें एक जगह झाड़ियों में छुपा दिया। सब मशीन गन ने भी लाशों के साथ छुपा दी। वो कोई सबूत अपने पास नहीं रखना चाहते थे। इसके बाद दोनों ने अपने ऑटोमेटिक पिस्तौल भी मंदिर से चंद कदमों के फासले पर एक जगह झाड़ियों में छुपा दिए। उनके साथ ही कमांडो चाकू भी छुपा दिए। अब उनके पास सिवाय बुने हुए चनों के थैले के और कुछ नहीं था। इतने में बूंदाबांदी होने लगी। वो कोठड़ी में बैठकर गौर करने लगे कि हमें किस किस्म की मंसूबाबंदी करने की जरूरत है। इमरान कहने लगा, एक बात जाहिर है कि हम किसी दूसरे जरिए से प्रोजेक्ट के अंदर दाखिल नहीं हो सकते।
यहाँ कोई ऐसा शख्स नहीं है जो हमारी इस सिलसिले में मदद कर सकता। कोई दूसरा भेस भी नहीं बदल सकते। हमारे पास भेस बदलने के लिए भी कुछ नहीं है। जबरान ने कहा, तो फिर तुम्हारे ख्याल में हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि वक्त गुजरता जा रहा है और जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है भारत का न्यूक्लियर हवाई रॉकेट का प्लान तकमील के करीब पहुंचता जा रहा है। हमें फौरी तौर पर कुछ न कुछ करना होगा। इमरान ने फैसला कुन अंदाज में कहा, तो फिर इसकी एक ही सूरत हो सकती है। वो क्या? जबरान ने पूछा। इमरान बोला, वो ये कि हम जमीन के अंदर सुरंग बनाकर प्रोजेक्ट के बड़े कमरे तक पहुंचने की कोशिश करें। इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता मुझे नजर नहीं आता। जबरान ने किस कदर ताज्जुब के साथ कहा, हम कितनी लंबी सुरंग खोद सकते हैं? ये तो बड़ा लंबा काम होगा। इमरान ने कहा, मेरा ख्याल है हमें ज्यादा से ज्यादा 20-25 फुट ही सुरंग खोदनी पड़ेगी। वो कैसे? जबरान ने पूछा। इमरान ने कहा, वो इस तरह कि हम वहां से सुरंग खोदेंगे जहां से कांटेदार तारों की दीवार और प्रोजेक्ट के बड़े कमरे का सिर्फ 20-25 फुट तक का फासला रह जाता है। जबरान बोला, लेकिन ये काम हम वहां बैठकर कैसे कर सकेंगे जहां से 15-20 मिनट के बाद पुलिस फोर्स की एक पेट्रोल पार्टी गश्त करती गुजरती है? इमरान कहने लगा, यही तो हमारा कमाल होगा और यही हमारी ड्यूटी भी है। हमें इसी दिन के लिए खास तौर पर ट्रेनिंग दी गई है। अगर हम ये नहीं कर सकते तो हमें कमांडो कहलवाने का कोई हक नहीं है। हमारे पास सुरंग खोदने के लिए कमांडो चाकू खुशकिस्मती से मौजूद हैं। हम इसी से काम लेंगे। जबरान सोच में पड़ गया था। सुरंग खोदना उसके नजदीक कोई मुश्किल काम नहीं था, लेकिन इसमें खतरा था कि वो पकड़े जाएंगे। उसने इमरान से जब कहा कि हम सुरंग की मिट्टी कहाँ डालेंगे तो इमरान ने कहा, इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। ये फैसला टारगेट पर पहुंचने और हदफ के लिए जगह का इंतखाब करने के बाद ही किया जाएगा। दोनों अपने अपने ख्यालों में खो गए। इस प्लान में कई खतरात थे, लेकिन उन्हें बहरहाल इस प्लान पर अमल करना था। उनके सामने और कोई रास्ता नहीं था। इमरान बोला, उस रात हम खारदार तारों वाली दीवार के पास काफी देर तक लेटे प्रोजेक्ट का जायजा लेते रहे थे और पुलिस पार्टी 15-20 मिनट के बाद आई थी। हो सकता है जब हम अपना काम शुरू करें तो पुलिस पार्टी जल्दी वहां पहुंच जाया करे। इमरान ने जबरान के इन खदशात पर सिर्फ इतना ही तबसरा किया। जबरान, एक बात मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि अगर तुम इस तरह सोचोगे तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। मैं आज रात एक बार फिर मुशाहदाती मुहिम पर जाऊंगा और उस जगह की निशानदेही करके आऊंगा जहां से हमें सुरंग खोदनी शुरू करनी होगी। क्या मेरा तुम्हारे साथ जाना जरूरी नहीं? जबरान ने पूछा। नहीं, इमरान ने जवाब दिया, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं होगी। खामखा तुम्हें खतरे में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। वो दोनों सारा दिन मंदिर की कोठड़ी के अंदर ही चुप कर बैठे रहे। कुछ तो ये मंदिर जंगल में एक तरफ हटकर वीरान जगह पर था, दूसरे बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।